नमस्कार भाइयों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सारे इतिहास भूगोल पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विशेषांक का सीरीज है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ का एक प्रसिद्ध निकाय था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ का एक प्रसिद्ध निकाय था भगवती सूत्र। ठीक है। ये दोनों के सम्मिलित अध्ययन से पता चलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है। ये जो है इसका उल्लेख इन दोनों बुकों में है, और इसमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है। यदि पूछे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इसकी चर्चा की गई। इससे पहले मैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व का थोड़ा इतिहास भूगोल आपको बता देता हूँ। 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, कि टाइम पीरियड को आप बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसी समय हुई थी। 2500 लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच के समय को बोला जाता है ऋग्वैदिक पीरियड, जिसमें लोगों का जीवन चरवाहों की तरह था। अधिकांश लोग बंजारों की तरह जीवन जीते थे, गायों पर अपना जीवन निवास करते थे और गायों के लिए युद्ध करते थे। महिलाओं का विशेष सम्मान अधिकार था, पुरुषों से बड़ा ज्यादा अधिकार था। अभी आप बंजारे के कबीले में जाएंगे तो महिलाओं का एक विशेष अधिकार होता है। ठीक है। महिलाएं बहुत यहाँ पर जो है आगे थी। लेकिन जब लोगों को लोहा मिला, लोहे के साक्ष्य मिले, तो कृषि में काफी उन्नति हुई, चूंकि लोहे अच्छी तरीके से खेती की जुताई बुआई करवा सकते थे। हल जो है आधा आधा से ज्यादा अंदर तक जाने लगे थे। तो लोगों चीजें को विकास हुआ, तो लोगों के जीवन में स्थायित्व आया। लोग चरवाहों के जीवन को त्याग कर करके जो है अपना सामान्य जीवन जीने लगे, और आर्य आने का पीरियड भी इसी समय होता है। बेसिकली आर्य आप ऋग्वैदिक पीरियड से ही मान सकते हैं कि वही आ गए थे। ठीक है। मध्य एशिया से जो है आए थे आर्य। उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, आज हमारा टॉपिक नहीं है। तो छठी 1000 ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के समय को हम ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे समय को हम बोलते हैं 16 महाजनपदों का काल। इन 16 महाजनपदों के काल में दो धर्म बन के उभरे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में काफी शोषण करता रहता था। ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म पे ही सारी चीजें टिकी हुई थी, 4 वर्ण हो गए थे, और शूद्रों के साथ और महिलाओं के साथ शोषण की चरम प्रकाष्ठा स्थिति उभर करके सामने आ रही थी, जिस कारण दो धर्म आए, और ये दोनों क्षत्रिय धर्म थे। एक बौद्ध ग्रंथ था और एक जैन ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ धर्मों ने यह कहा कि दुनिया के सभी शोषित समाज के लोग आओ हमारे पास, हम तुमको तुम्हारा खोया हुआ सम्मान दिलाएंगे, और यहाँ पर समता मूलक समाज का विकास होगा। ठीक है। तो ये लोग जो है साथ में गए, और उसी बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय हुआ और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र बना। ठीक है। ये कभी एशियन हिस्ट्री का टॉपिक है, मैं इसी कॉन्सेप्ट पर चलूंगा तो बताऊंगा वहां पर। इसमें बताया गया कि इसमें से 16 महाजनपद में 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे। इधर महाजनपद का नाम, इधर उनकी राजधानी है। कुरु कुरु कौरव का क्षेत्र था, और हस्तिनापुर जैसे ये मध्य प्रदेश का समय शायद रीजन होता है हस्तिनापुर, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल पांचाल की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक ऐछल और एक काम्पिल्य। ऐछल और काम्पिल, आपको पता होगा कि पांचाल नरेश के जो शासक थे उनका जो है गुरु द्रोणाचार्य से मित्रता थी, तो दोस्ती थी, इसलिए उनसे गाय मांगने गए, और गाय नहीं दिया तो अपना बदला लेने के लिए अर्जुन वगैरह को भेजे थे, और जो है वो जीत करके एक अश्वत्थामा, आधे राज्य को अश्वत्थामा ले लिया था, आधा राज्य जो था वो इन्हीं के पास था। तो ऐछल जो क्षेत्र था ये अश्वत्थामा के पास हुआ करता था, और काम्पिल्य जो था ये इनके गुरु सॉरी द्रोणाचार्य के मित्र के पास हुआ करता था। इनका नाम दिमाग में है लेकिन आ नहीं रहा है। ठीक है। काशी काशी जो थी ये वाराणसी की राजधानी हुआ करती थी, विश्व की प्राचीनतम शहर जो जीवित शहर हुआ करती थी। एक सेकंड, हेलो, हाँ ठीक है। सूरसेन सूरसेन मथुरा का रीजन था, और यहाँ पर मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। मल्ल की कुशीनगर पावापुरी राजधानी हुआ करती थी मल्ल, और चेदी की शक्तिमती थी। आपको पता होगा कि चेदी नरेश थे कृष्ण के भाई, उनका क्या नाम था, शिशुपाल। ठीक है। कौशल कौशल की श्रावस्ती हुआ करती थी, अयोध्या जिसको बोलते हैं, यहीं के प्रसेनजित हुए थे।
और कल्चरल कैपिटल वाराणसी हुआ करता था। ये चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाया। देखिए होता क्या है कि अभी मैं कल वीडियो रिकॉर्डिंग किया था और जब मैं देखा तो वहाँ पर आवाज़ रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे देखना पड़ता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग वाली है। चलिए अब थोड़ा प्राचीन काल में देख लेते हैं एशियन पीरियड में क्या था। तो एशियन पीरियड प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालों में बटा हुआ है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो था वो पाषाण युग माना जाता है या ताम्र युग माना जाता है। अवशेषों से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल चीजें होती हैं यहाँ पे। तो हम प्रागैतिहासिक काल से इसकी शुरुआत करेंगे कि पूरा पाषाण कालीन क्या क्या यहाँ पे स्थल पाए गए हैं, सामान पाया गया है। मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन क्या क्या स्थल पाए गए हैं। ठीक है, तो पाषाण कालीन संस्कृति के अनुसार साक्ष्य क्या क्या मिला है उत्तर प्रदेश में, उसको हम देखते हैं। तो प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद पहले हुआ करता था और अकबर ने इसका नाम शायद 1605 में बैठे था अकबर, और बेसिकली यही समय था। अब कब हुआ था 1505 ऐसा कुछ था, क्लियर नहीं है। तो उसने इसका नाम जो है, इनका नाम जो है, इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रख दिया था, पहले प्रयागराज ही था। तो प्रयागराज, यहाँ पर बेलन नदी घाटी है। ये जो है पाषाणकालीन संस्कृति का विकास यहाँ पर देखा जा सकता है। बेलन नदी घाटी, सोनभद्र में सिंगरौली घाटी है और चंदौली में चकिया घाटी है। तो ये पाषाणकालीन संस्कृति का विकास यहाँ पर आप यदि देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रयागराज में बेलन नदी घाटी, सोनभद्र में सिंगरौली घाटी और चंदौली में चकिया घाटी। बेलन घाटी के में एक लोहदा नाला स्थान है। बेलन घाटी इलाहाबाद प्रयागराज में एक लोहदा नाला है। यहाँ पर माँ त्रिदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि पाषाणकालीन संस्कृति को बतलाती है। ठीक है, आग के इस्तेमाल की जानकारी मनुष्य के पास नहीं थी, कृषि की जानकारी नहीं थी। कुछ कुछ स्थान पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य शिकारी था, हंटर था, या यायावरी था, यायावरी उसको बोलते हैं। ठीक है, जीवन व्यतीत करते थे। तो ये हुआ पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य। ठीक है, तो बेलन घाटी, सोनभद्र का सिंगरौली घाटी और चंदौली का चकिया घाटी। बेलन घाटी में लोहदा नाला है, वहां पर माता देवी की मूर्ति है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल साक्ष्य क्या मिले हैं, तो मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य, अस्थि पंजर के साक्ष्य जो है प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय और महदहा में मिले हैं। ये मध्यकालीन साक्ष्य हैं। ठीक है, मध्यकालीन साक्ष्य के अनुसार प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं, अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हुए हैं और प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर और महदहा में। तो महदहा और सराय नाहर क्षेत्र में अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। ये इसने टॉपिक का कहने का मतलब ये है। सराय नाहर में क्या है, तो 14 समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनके सिर पश्चिम दिशा में और पांव पूर्व दिशा में हैं। ठीक है, झोपड़ी एवं मिट्टियों के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्रयागराज में जिले में मेजा तहसील में, प्रयागराज जिले का मेजा तहसील है, वहां पर ये चीजें पाई गई हैं। ठीक है, नव पाषाण काल, तो चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य कोलडीहवा में मिले हैं। कोलडीहवा में चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं प्रयागराज में। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रयागराज से औजारों एवं हथियारों के साक्ष्य मिले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सोनभद्र हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे प्रयागराज हो, यहाँ पर जो पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन साक्ष्य काफी मिले हुए हैं। ठीक है, तो नव पाषाण कालीन में चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं कोलडीहवा प्रयागराज में। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, प्रयागराज में औजारों के साक्ष्य मिले हैं नव पाषाण काल में। जबकि मध्य पाषाण कालों में क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर महदहा और सराय नाहर में 14 समाधान प्राप्त हुए हैं और झोपड़ियों में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के मेजा जिले में सर्वाधिक बर्तन प्राप्त हुए हैं और प्रयागराज में ही समाधान के 14 साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप आ जाएंगे सोनभद्र और प्रयागराज का बेलन घाटी, सोनभद्र का जो है सिंगरौली घाटी और चंदौली का चकिया घाटी, तो ये पूरा पाषाणकालीन जो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। और लोहदा नाला प्रयागराज के बेलन घाटी में जो है वहाँ पर माँ त्रिदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता,
जिसे हम कहीं ना कहीं कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता का साक्ष्य आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी बहती है, ठीक है, हिंडन नदी। और यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता का विकास माना जाता है। बड़ा गांव हुलास सहारनपुर में है, यहाँ पर भी ताम्रयुगीन साक्ष्य मिले हुए हैं। अब होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसका एक टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है, मतलब इसका एक लिखित साक्ष्य आपको देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं। प्रागैतिहासिक काल जो मुंह से प्रक 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 मतलब होता है बोलना, ऐसे साक्ष्य जो मुंह से बोले गए हैं, जो अवशेषों और मोन्यूमेंट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसका एक टाइम पीरियड ये होगा। कार्बन 12 के तत्वों से या कार्बन रेडियो एक्टिव पदार्थों से कि जांच से यह पता चलता है कि ये इतने समय का, ये इतने समय का, ये इतने समय का है, ठीक है। चाहे आप पेड़ देखे होंगे, उसकी वार्षिक वलयों के छल्लों से गिन करके उसकी आयु की गणना की जाती है। तो हर चीज़ों की आयु की गणना अलग अलग प्रकार से करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, उसी के अनुसार ये चीज़ें की जाती हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा समय होता है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है, मतलब उसका एक लिखित साक्ष्य है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद सुतका गेंडोर, कालीबंगा, ठीक है। तो ये सब, राखी गढ़ी, धौलावीरा, तो ये सब चीज़ें जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी सभ्यता से उत्पन्न हुई थी। इसका मैंने टाइम पीरियड आपको ऊपर बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से, यहाँ 1750 ईसा पूर्व किया गया, मैंने 1500 कहा था। तो बेसिकली अलग अलग लोग मानने वाले हैं, अपने अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक डेटा है जो उसने लिखा हुआ यही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 1500 में उसको याद करने के लिए बोलता हूँ, आप उसको भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। सबसे पूर्व स्थल जो था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ में हिंडन नदी। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे 1958 में, वाई.डी. शर्मा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज इनके द्वारा की गई थी। चलिए अब थोड़ा हम हिस्टोरिक पीरियड देख लेते हैं, ऐतिहासिक काल। तो 1000 ईसा पूर्व में मानव ने लोहे के आविष्कार किया। लोहे का इस्तेमाल लगभग 6 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। लोहे के प्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा के कासगंज, उत्तर प्रदेश में मिले थे। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक सेकेंड। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद यूपी में थे। अब इन 8 महाजनपदों का वर्तमान नाम और पूर्व का नाम, सारी चीजें यहाँ पर चर्चा की गई है। हम एक एक करके देखेंगे। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ आ रही है, ठीक है। तो कोसल अवध, कोसल जो था ये अवध इसका क्षेत्र था, इसकी राजधानी अवध हुआ करती थी। ये अयोध्या पूरी तरह के आप मान सकते हैं, अयोध्या है पूरा। साकेत, श्रावस्ती दोनों का रीजन था ये। उत्तरी और दक्षिणी राज्य जो है साकेत था, और उत्तरी राज्य साकेत था और दक्षिणी राज्य श्रावस्ती थी, ठीक है। कुरु ये मेरठ के पास था, मैंने आपको बताया था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम हुआ करता था। पांचाल, पांचाल बेसिकली बरेली, बदायूं और फरुखाबाद का समय हुआ करता था, ठीक है, क्षेत्र हुआ करता था, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं। तो पांचाल, बरेली, बदायूं और फरुखाबाद का रीजन हुआ करता था। और इसके जो उत्तर वाला क्षेत्र था वो ऐच्छल्य था या ऐच्छत्र था, और दक्षिण वाला काम्पिल्य था। सूरसेन मथुरा का रीजन हुआ करता था। मथुरा या आगरा दोनों का रीजन है, ये मथुरा का रीजन था सूरसेन। वत्स प्रयागराज, प्रयागराज को ही वत्स कहा जाता था। देखिए यहाँ पर जो है समझने वाली चीज है कि वत्स किसको बोला जाता था, तो प्रयागराज को ही वत्स पहले कहा जाता था। और इसका पुरानी राजधानी कौसम थी, लेकिन अब इसके कौसाम्बी कहा जाता है। अभी आपको पता चलेगा आगे कि प्रयागराज में कौन कौन से जिले आते हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि मंडल जो है वहाँ पर है अलग अलग प्रकार से, देखेंगे उसको आगे हम चल करके। मल्ल, देवरिया, गोरखपुर, मल्ल वाला क्षेत्र जो है देवरिया और गोरखपुर दो क्षेत्र हुआ करते थे, यहाँ पर मल्ल निवास करते थे। कुशीनगर, भगवान बुद्ध की मृत्यु यहीं पर हुई थी, और पावापुरी महावीर की मृत्यु हुआ करती थी।
हुआ करती थी। ठीक है, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु 24वें तीर्थंकर थे ये, और जो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। काशी, काशी वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी, वर्तमान में इसको वाराणसी के नाम से जाता है। सबसे पुराना जो है नगर है, और हमारी धार्मिक नगरी भी है। चेदी, बांदा वाला रीजन हुआ करता था, बांदा। चेदी नरेश वही थे शिशुपाल, और राजधानी इसकी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। अब थोड़ा हम बुद्ध के बारे में देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यदि हम इतिहास शुरुआत करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उत्तर प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है। बुद्ध धर्म के और अंगुत्तर निकाय तथा से ही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक सेकेंड। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से सारी जानकारी हमें मिलती है। तो हम बुद्ध धर्म को सबसे पहले देखते हैं। प्रथम उपदेश इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया था, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इससे आपकी हिस्ट्री भी, जो पुरानी चीजें आप भूले हुए हैं, वे याद हो जाएंगी। ठीक है, वाराणसी में 5 शिष्यों के साथ बैठ करके इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप जाएंगे वहां पर तो सारी चीजें बनी हुई है, देख सकते हैं। कभी सारनाथ घूमे जाइएगा तो वहां पर सारी चीजें दिखेंगी। सर्वाधिक उपदेश इनके द्वारा श्रावस्ती में दिया गया, पाली भाषा में। लेकिन आपको बता दें कि श्रावस्ती के लोग सबसे ज्यादा जो है मतलब कम शिक्षित लोग हैं, ये कह सकते हैं आप उनको। सर्वाधिक वर्षा काल कौशल, वर्ष का सर्वाधिक समय इनके द्वारा कौशल में व्यतीत किया गया। और वैश्वास पूर्णिमा पर बुद्ध का जन्म, या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है वैश्वास पूर्णिमा को। बुद्ध का जन्म और मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, मतलब दोनों को कहते हैं। जन्म और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महाज्ञान की प्राप्ति को हम निर्वाण कहते हैं। इसको आप जान लीजिए कि निर्वाण क्या है उनके द्वारा। तो जब हमको ज्ञान की उनको प्राप्ति हो जाती है तो उनको ये निर्वाण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण जो होता है वो क्या होता है? बुद्ध का जन्म होता है। देखिए, कुछ लोग किसी के धर्म को बुरा भला कह करके वो समझते हैं कि हम निर्वाण की प्राप्ति कर गए हैं, जबकि बौद्धिज्म यह कहता है कि हमें मध्यम मार्ग की विचारधारा को लेकर के चलना चाहिए, न किसी से द्वेष करना चाहिए, न किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए। लेकिन मैंने वर्तमान में देखा है कि अधिकतर लोगों को, जो बौद्धिज्म को फॉलोवर करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के प्रति वो उनका उग्र बर्ताव रहता है। ये देखिए, मेरी महसूस की वाली चीजें है, मैं इसको कह सकता हूँ। हालांकि नहीं होना चाहिए चीजें, लेकिन अब वर्तमान में जो है उस पर चर्चा, हालांकि धर्म है उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन देखने में जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जबकि बौद्धिज्म यह कहता है कि सभी का विकास हो, सभी को हम लेकर के साथ चलेंगे। कितने ब्राह्मण हुए जो बौद्धिज्म को स्वीकार किए हैं? तो सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, लोग की विचारधाराएं बुरी हो सकती हैं, और लोगों का क्या कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी को बौद्ध का पालना कहा जाता है। ठीक है, यूपी को बौद्ध का पालना कहा जाता है, जहां पर बौद्ध प्रफुल्लित हुआ, बना, सारी चीजें बढ़ी। यूपी के कुशीनगर में से अशोक का 8वां शिलालेख, कनिष्क के सिक्के, ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग का विवरण मिलता है। फाहियान और ह्वेनसांग का जो है, इनका सारी चीजें मिलती हैं, इनका विवरण मिलता है। तो कहां से? यूपी से ही मिलता है। चलिए, अयोध्या अभिलेख दूसरा होगा, अयोध्या अभिलेख। तो कुशीनगर में आप पूछे तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर शिलालेख मिले थे, मॉन्यूमेंट्स मिले थे। ठीक है, अयोध्या अभिलेख क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, और प्राचीन नाम अयोध्या का था अय्याशा। भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश यही था। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इनके द्वारा, और ये काफी बौद्ध धर्म को लेकर के उग्र थे, और काफी इनके द्वारा जो है बौद्धिज्म के मठों को, उनकी स्तूपों को तोड़ा गया था। बाद में बनवाया भी गया इनके द्वारा, और इसका संरक्षण करने लगे वो। कभी इतिहास में जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था। ठीक है, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे
24 तीर्थंकर थे। 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे थे। प्रथम तीर्थंकर जो अयोध्या में जन्मे थे ऋषभ देव थे। दूसरे अजीतनाथ थे। चौथे अभिनंदन नाथ थे। पांचवें सुमितनाथ थे। 14वें अनंतनाथ थे। दो का जन्म वाराणसी में हुआ था, 7वें और 23वें। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ, ये दोनों लोगों का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। एक का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। छठे थे पदम प्रभु। और जो पहले तीर्थंकर थे उनका जन्म श्रावस्ती में। तीसरे का संभवनाथ हुआ। जो एक का इसमें एक का श्रावस्ती में हुआ था। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। ठीक है, अब ये सब इसको आप देख लीजिए, दोबारा जो है याद करेंगे तो याद आएगा। 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम तो एक बार पढ़े थे, दोबारा आपको बता रहे हैं पढ़ करके। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल होता है 600 से लेकर के 647 ईस्वी है, न कि ईसा पूर्व है। यहाँ पर ईस्वी कर लीजिए। ठीक है, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश जो है उत्तर भारत में जो है अपने वंश का विकास किया और अंतिम हिंदू राजा यही हुआ करते थे। पहली राजधानी थानेश्वर थी, हरियाणा, और दूसरी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या महोदय श्री या महोदय नगर। ठीक है, तो दूसरी राजधानी कन्नौज में थी और पहली जो थी थानेश्वर में थी। 629 ईस्वी में 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन-सांग का आगमन हुआ और उसने अपनी एक बुक लिखी थी सी यू की। फाइयान ने लिखा था फो क्यू की और इसने लिखा था सी यू की। अतिरंजी खेड़ा में यूपी के कासगंज में लोहे के साक्ष्य इसी टाइम पीरियड में मिले थे। ठीक है, कन्नौज पर सर्वाधिक शासन गुर्जर प्रतिहारों द्वारा किया गया था। तो कन्नौज पर गुर्जर और प्रतिहार वंश जो थे सर्वाधिक इस पर शासन किए थे। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। अब आपको पता होगा कि इससे पूर्व 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम धर्म के नाम पर लूटपाट के क्रियाकलाप यहाँ पर कर चुका था। ठीक है, राजा दाहिर के यहाँ। प्रयागराज अशोक का स्तंभ लेख तथा इसमें रानी तीवर की माता करुआकी, इनकी जो अशोक की पत्नी थी, के जन्म के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख भी किया गया है प्रयागराज अभिलेख में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई है। इनको राजकवि की संज्ञा दी जाती थी। गुप्त वंश के जो है शासक थे और विजयों के इनके वर्णन है प्रयागराज शिलालेख में। प्रयागराज में 2 अभिलेख हैं, पहला और दूसरा। एक गढ़वा प्रयागराज, गढ़वा में, और दूसरा प्रयागराज में। पहला वाला जो है इसमें स्कंदगुप्त का वर्णन किया गया है और दूसरे वाले में मतलब 2 बातें लिखी गई हैं इस अभिलेख में, इसको आप कह सकते हैं, ऐसा कहना ठीक होगा। और दूसरे में कुमार गुप्त के बारे में बात कही गई। सर्वाधिक अभिलेख गुप्तों के काल में हुए हैं। ठीक है, भीतरी गुफा अभिलेख गाजीपुर स्कंदगुप्त गुप्त काल में हुआ। होड़ों का आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। होड़ों को मलेच्छ के नाम से जाना जाता था, मलेच्छों का राजा था कहा जाता था। तोरमाड़ को स्कंदगुप्त ने हराया था। तो होड़ों का जो राजा था उसका नाम तोरमाड़ था, उसको स्कंदगुप्त ने हराया था। भारत का प्रथम मंदिर गुप्त काल में बना। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर यूपी में है। याद कर लिए, आता है क्वेश्चन में दशावतार मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। देवगढ़ के ललितपुर यूपी में दशावतार मंदिर है। इसको गुप्त काल में बनवाया गया था। देवगढ़ से ही चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुआ है। देवगढ़ से ही चंदेल शासकों का अभिलेख प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में ही भीतर गांव वाला मंदिर कानपुर यूपी में है, ईंटों द्वारा निर्मित है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बनाया गया था 380 से 413 ईस्वी में। ये महान शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईस्वी ने ही सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो 380 से 413 ईस्वी में। आजीवक संप्रदाय धर्म मक्खीलाल गोसाल थे इसके, और भाग्यवादी धर्म को माना जाता था। इसमें भाग्य पर ज़्यादा जोर दिया गया था। जन्म इनका श्रावस्ती में हुआ था मक्खीलाल गोसाल जी का।
इसे मानने वाला राजा बिंदुसार हुआ करता था, अशोक के पिता थे। लेकिन एक चीज देखिए आप यहाँ पर, अब ये जो बातें जो लिखी गई है ये ईसा पूर्व में चला गया, जो कि बिंदुसार जो था कहीं ना कहीं वो ईसा पूर्व में हुआ करता था, में भी ईसा पूर्व में ही थे। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, ठीक है, अशोक ने बनवाया था मौर्य वंश में। अब थोड़ा मध्यकालीन इतिहास पर देखते हैं, जो कि मेरा प्रागैतिहासिक काल और उसके बाद जो आप देखेंगे ऐतिहासिक काल कंप्लीट हुआ, प्राचीन ऐतिहासिक काल भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ मध्य ऐतिहासिक काल में क्या उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हुई हैं हम देखेंगे आगे चल के, तो थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था, ठीक है। 1191 और 1192, 1191 वाला पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तो मोहम्मद गौरी ने जब जीता, और ये युद्ध क्यों हुआ था, तो संयोगिता से जो है प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान, और जयचंद गढ़वाल शासक था और उनकी बहन थी संयोगिता, तो जबरदस्ती जाकर के वो संयोगिता को लेकर के अपने यहाँ चले आए थे। तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा कि आप पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करिए और मैं आपकी मदद करूंगा। अंत में हुआ क्या कि 1194 में पृथ्वीराज चौहान तो आया, पहली बात पृथ्वीराज चौहान जीत गए, लेकिन दूसरी बात जो है वो हार गए, ठीक है। और हारने के बाद जो हुआ, फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी और राजा जयचंद को भी मतलब कहा नहीं जाता, जिसके लिए जो गड्ढा खोदता है वो अंत में फिर वैसे में गिरता है। चाहे आप बाबर को देख लीजिए, उस समय भी जो है ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी, आगे चल के हम उस पर चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर जीता और जयचंद्र यहाँ पर हार गए और इनकी हत्या हो गई चंदावर के युद्ध में 1194 में। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर बैठा। 1206 से 1210 तक गुलाम वंश का सबसे पहला शासक यही था। इसने कभी अपने आप को शासक नहीं कहा, हमेशा अपने आप को सेवक मानता था। उसके बाद 1211 में 1236 तक इल्तुतमिश आया और ये राज्यपाल हुआ करता था बदायूं का, ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 राज्यपाल थी। ये भी थी एतिकीन बदायूं की, बदायूं की राज्यपाल भी इसी को बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 में, ये भी जो है यहीं पर थे। भतीजे और दामाद की जो है इनकी, अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, या दामाद भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके धर्म में जो है शादियां हुआ करती हैं, दूध का ही बिराव है। तो भतीजा भी था और दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का। सुल्तान ए जहाँ खुमराहो ने, आप अलाउद्दीन खिलजी की मूवी आए होगी, उसमें देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मलिक कफूरपुर के बारे में मिलेंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी, ठीक है। दरबारी कवि इनके थे आमिर खुसरो, तोता ए हिंद, और यूपी के एटा जिले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में कासगंज में है। तो आमिर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी राज्यपाल था कड़ा का। तो कड़ा कौन सा क्षेत्र था, तो कौशाम्बी और प्रयागराज वाला रीजन जो था ये कड़ा के क्षेत्रों में आता था। चलिए, तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक, इसने 2 शहर बनवाए थे अपने भाई जौना खां के याद में। जौना खां कौन था, तो उनको बोलते थे मोहम्मद बिन तुगलक, या शायद ऐसे नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है। जौना खां ही आप जानिए। फिरोजाबाद, ये भारत की कांच नगरी है, यहाँ पर चूड़ी बनाई जाती है, कांच के सारे काम मिलते हैं। जौना खां के नाम पर जौनपुर, इसको सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। पूर्व का सिराज मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहता है। सर्वाधिक सुल्तानों का काल इनके द्वारा देखा गया 16 सुल्तानों का काल, ठीक है।
जन्म इनका हुआ 1293 में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी काम आ गए हैं, इसलिए कल हम इस पर फिर शुरू करेंगे। यहाँ पर अमीर खुसरो से याद करिए रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।